जय माँ गंगा, जय माँ गंगे, नर्मदे हर। तो साथियों, आज हमारा ये यहाँ पर चौथा दिन है प्रयागराज कुंभ में, और आज फिर हम निकल चुके हैं सुबह सुबह हमारे तीनों साथियों के साथ, और आज फिर एक्सप्लेन करेंगे कुंभ के नए स्थान का, नए लोगों का और नई नई चीज़ों का वर्णन करेंगे, देखेंगे। तो चलिए, आज हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। तो हमारे तीनों साथी तैयार हैं और हम, तो चलिए, ये देखिए, आज हमने साइक्लोन की टी शर्ट पहनी हुई है और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, नदियों के प्रति जागरूक करेंगे, नदियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस बात के लिए उनको जागरूक करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ है रॉबिन भाई, हमारे बड़े सुनील सर हैं जो इकोलॉजिस्ट हैं। वो तथ्यों के साथ नदियों के विवेचना करेंगे और नदी के किनारे क्या होता है, कैसे नदियाँ फ्लो करती हैं, कैसे नदियों के किनारों पर जैव विविधता पलती है, और फिर हम मनुष्य उसको कैसे डिस्टर्ब करते हैं, कैसे उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे विस्तृत। तो हम अभी चलते हैं, कैरी ऑन गंगा जी, यमुना जी से गंगा जी की तरफ बढ़ते हैं। तो सर, चला जाए? जी बिल्कुल, किनारे किनारे चलेगा। किनारे किनारे चलने से ही नदियों की जो आकृति है, मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, कि वो कैसे अपना आकार बनाती हैं, घुमाव बनाती हैं, प्रवाह बनाती हैं, वो किनारे किनारे चलने से ही समझ में आता है। और उनके किनारों पर क्या जीवन है, प्राकृतिक क्या होना चाहिए और अब मानव जनित क्या परिवर्तन आ गया, वो किनारों पर चलने से ही मालूम पड़ेगा। अभी बहुत कुछ मालूम पड़ने वाला है। तो चलिए, आज ये वाली परिक्रमा भी करते हैं हम सब मिलकर। तो नदियों के किनारे किनारे, जमुना जी और गंगा जी, इन दोनों के किनारे किनारे चलेंगे और नदियों के इतिहास को समझेंगे, नदियों की प्रकृति को समझेंगे। नर्मदे हर। तो साथियों, ये भीड़ देखिए, सुबह से लगातार ऐसे ही लोग, सुबह 6 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। और ये हमारे साथी मिट्टियों का परीक्षण करते हुए, मिट्टियाँ कैसे जीवंत होती हैं, कैसे उनमें पोषक तत्व जनरेट होते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये कॉलोनी बना रहा है पूरा थैलस। तो हमारे सुनील भैया, ये मॉस है, जो वन वैज्ञानिक हैं। ये पारिस्थितिकी क्रमण की ये दूसरी अवस्था है। पहले लाइकेन, फिर मॉस आते हैं। ये अपने ऐसे रोजेट टाइप, यानी गोल गोल ऐसे चपटे चपटे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको कहते हैं थैलस, प्लांट बॉडी को थैलस। तो ये चिपक करके, अब इनकी बहुत छोटी छोटी जड़ें हैं और उन जड़ों से पकड़ बना के रखेंगे। ये इसी पर मर जाएंगे, सूख जाएंगे। तो उसके बाद में इनसे, इनके मरने से जो कार्बनिक तत्व बढ़ेगा, वो तत्व जो है दूसरे प्लांट, इसके बाद आएंगे टेरिडोफाइट, फर्न जिनको कहते हैं, फर्न। हाँ, टेरिडोफाइट। लेकिन यहाँ अगर सूरज की धूप ज़्यादा रहती है हमेशा, तो टेरिडोफाइट ना आए, उसकी जगह नेक्स्ट स्टेज घास आ जाए। अच्छा। तो उसकी संभावना है। लेकिन ये पारिस्थितिक क्रमण की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। और ये सरफेस जब काटा गया, ये रास्ता जब बनाया गया, तब ये चिकना हो गया, पक्का सा हो गया। तो उनको, इनके स्पोर पूरे वायुमंडल, हवा में, वातावरण में हमारे चारों तरफ इनके स्पोर उड़ते रहते हैं। इनके बीज बहुत महीन महीन, और उससे ये एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहते हैं। हमारी सांस में भी जाते हैं, हमारे मुंह में, हमारी जो विंड पाइप है, सांस की नली है, उन सब में फंगस, बैक्टीरिया सब रहते हैं। हमारे मुंह में भी रहते हैं, कान में भी रहते हैं। इसलिए तो उसी तरह से ये बीज उड़ के आए और यहाँ पर ये थैलस बन गया। सबसे कॉमन ब्रायोफाइट होता है रिक्सिया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रिक्सिया या क्या है, लेकिन है ब्रायोफाइट। माइक्रोस्कोप से पता चलेगा। चलिए, हाँ, आ गया। साथियों, ये थी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि सुनील भैया के द्वारा दी गई, कि कैसे बंजर मिट्टी पर भी जीवन कैसे पैदा होता है, कैसे वो बंजर मिट्टी उपजाऊ होती है,
ये देखिए आप जूम करके ले सकते हो योर कैमरा इस कैमरे एज मच इज क्लियर। ये यहाँ पर ये फंगस जो है यही है जो मिट्टी में पोषक तत्वों को पैदा करती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, ऐसा सुनील भैया का कहना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुंभ में एक नई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। घास की प्रॉपर्टी क्या पता है? लेकिन बम्बू जैसा है। नहीं, इस घास की प्रॉपर्टी क्या है? हाँ पानी के किनारे अगर ये लगी है हाँ। और अगर पानी का लेवल बढ़ गया तो उसके ऊपर तैरती जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। और इनकी जो नोड्स हैं यानी जो इनके जॉइंट हैं हाँ वहाँ से पानी के अंदर भी बारीक बारीक जड़ें लटक जाएंगी और ये ऊपर मैट बनाती जाएगी और पानी से ही पोषक तत्व और वो लेकर के इनकी जड़ों से और पानी पे फैलती जाएगी चटाई की तरह। तो ऐसा नहीं होता कि घास केवल मिट्टी पर पत्थर पर उगती है या पानी पे भी उगती है। बिल्कुल पानी के ऊपर मैट बनाती जाएगी, बहुत अच्छा वाला सरफेस बनाती जाएगी। तो अब इनको सपोर्ट हट गया तो ये लटक रही है। ये किस पानी में किस प्रक्रिया से इसको जीवन मिलता है? उनकी जो जोड़ है, नोड्स कहते हैं, वहाँ से उनकी जड़ें फूट जाएंगी। हाँ, उस किस खेती की तरह उसको मानते हैं? वो एक्वापोनिक्स जो हाइड्रोपोनिक्स हम जो कहते हैं वही कंसेप्ट है कि जो बड़े बड़े लोग आजकल जो उगा रहे हैं पानी में ही जो पोषक तत्वों से अपनी सब्जियों को उगाते हैं। नेचर अपनी हाइड्रोपोनिक्स खुद करती है। हमें खुद नहीं करना है, नेचर खुद ही करती है। घासेस मतलब घास पे क्रीप करती है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ फ्री चिकित्सा केंद्र, उपचार केंद्र सेक्टर 23 में व्यवस्थाएं तो बहुत की गई हैं साथियों, लेकिन भीड़ भी बहुत आ रही है और इतनी भीड़ के बाद भी इतनी साफ सफाई, लोग सड़क पर ही कचरा करके जाते हैं लेकिन सफाई वाले बहुत अलर्ट हैं यहाँ के, तुरंत साफ सफाई करते हैं। तो अब हम नीचे के रास्ते से आगे बढ़ेंगे नदी के किनारे किनारे। साथियों ये है बड़ा पुल और ये यमुना नदी पर बना हुआ है और ये देखिए ये यमुना नदी और उधर दूर यमुना जी और गंगा जी का संगम। तो हम ये किनारे, बिल्कुल किनारे आए हुए हैं देखने के लिए। अब ये किनारे किनारे हम आगे बढ़ेंगे। तो साथी ये एमबी निषाद राज यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये इसने रिकॉर्ड बनाया है। 3200 किलोमीटर की यात्रा इसने पूरी की है। और ये हमारे रॉबिन भाई बिल्कुल नदी के किनारे किनारे चलते हुए, जमुना जी। अब वो सीवेज वाटर यहाँ सीधा सीधा आ रहा है पानी में, उसके कारण नहीं, ये इनके उसमें नहीं है, इनके हाथ में है नेविगेशन वाटरवेज का। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, हाईवे अथॉरिटी है, ये वाटरवेज है। लेकिन जो रिवर क्लीनिंग है उसको लेकर के जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सीवेज वाटर का पाइप यहाँ पर फ्री हो रहा है, सीधा आ रहा है। वो देखो हाँ, जबकि मशीनें लगी हुई हैं, वो सीवेज ऐसे रिलीज़ नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट जो मारा है तो उसके कारण अब यहाँ धूप और प्रकाश में ये यहाँ जो एलगी है बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण बहुत तेज़ी से कर रही है, क्योंकि वो सीवेज का पोषक तत्व आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण करके अपनी ग्रोथ यहाँ पर बना रही है। वो इकट्ठी हो रही है यहाँ पर, ये काई पूरा मैट बन रहा है और ये और सड़ करके पीली गंदली हो जाएगी, जिसको स्कम कहते हैं। और इसके साथ साथ में किनारे पे नीचे सूरज की प्रकाश को भी ब्लॉक कर रही है, तो नीचे भी जो जीव जंतु होंगे वो सब उसके अभाव में और भी मरेंगे करेंगे और पानी दुर्गंध देगा, मरेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ आ जाएंगी, हरित शैवाल की जगह जिनमें क्लोरोफिल होता है, सूरज की रोशनी में ऑक्सीजन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करती हैं, उसकी जगह आएंगी
ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आती है। अपना काम चलाएंगी। तो वो सीधा सीधा इंडिकेटर होगा कि ये सीवेज कंटामिनेशन यहाँ पर हो रहा है, वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बीच में धारा का फ़्लो देखा है, धारा का फ़्लो तेज़ है, तो वहाँ पर पानी साफ़ है, क्योंकि जब तक वो बहता आ रहा है वो साफ़ रहता जाएगा। लेकिन किनारे पर बहाव स्लो हो जाता है, और स्लो होने के कारण ये प्रभाव हो रहा है, क्योंकि एक तो पानी का बहाव किनारे की तरफ धीमा हो रहा है, साफ़ दिख रहा है बीच में पानी की स्पीड क्या है और यहाँ पानी की स्पीड क्या है। हाँ, और इसी किनारे पे ही सीवेज मुक्त हो रहा है, तो ठहरे हुए पानी में मुक्त हो रहा है वो, जबकि उसको निकालने के और हैं बने हुए हैं। ये नेक्स्ट वहाँ तक चलेंगे, यहाँ से जा सकते हैं। हाँ उधर से इनको बोलो ये निकालेंगे। Come this way. They block all. Can you come outside? हम इस वीडियो यहाँ से आपका करेंगे। फोटोग्राफी करते रहिए, लेकिन जैसे ये पीली कटीली विश्व के कई देशों में समस्या हो चुकी है, और मैं यहाँ इसको इसलिए देख के चकित हो रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि ये तो फ्लड जोन है, ये लगातार यहाँ पर फ्लड आता है, नदी का फ्लड आता है। तो यहाँ इनका बीज इस मिट्टी में कैसे जम रहा है, यहाँ इनकी जनसंख्या इतनी सारी कैसे जम पा रही है, ये लगातार हर साल मानसून के बाद में यहाँ पर कैसे उग पा रही है, और कुछ समय बाद इनकी जो जमावड़ा है उस पूरे एरिया में फैला हुआ दिखेगा। ये कितना संघर्ष कर रही है आपके नदी के फ्लो के साथ में भी, मिट्टी में खुद के बीजों को दबा करके भी। ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, हास्यास्पद है। ये एक सीज़न के पौधे हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि इसका विस्तार ये करते जाएंगे, बहुत सारी मात्रा में बीज उत्पन्न करेंगे। लेकिन उसके साथ ये भी है कि जहाँ पर सरसों की खेती ज़्यादा होती है, अब मैं आपको इसका एसोसिएशन बताऊंगा कि जहाँ सरसों की खेती ज़्यादा होती है उसके साथ में इनके बीज मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। अच्छा। और इसलिए क्या होता है कि सरसों की खेत के बाद में वहाँ उस जगह पे पीली कटीली बहुत सारी उग जाती है, और कभी कभी जब इनके बीज पक कर के ज़मीन में गिर गए तो फिर वो सरसों के बीज के साथ में मिल जाते हैं, बारीक बीज होता है, और फिर वो अगर उस तेल में पीली कटीली के बीज का भी अगर आ गया तो वो तेल विषाक्त हो जाता है। उसी को हम जो कहते हैं ड्रॉपसी, ठीक है, वही उसको हम कहते हैं तेल की विषाक्तता, ठीक है, और फिर वो गड़बड़ करता है। तो ये सरसों के खेत में भी ये वीड बहुतायत में आती है, नुकसान पैदा करती है, हेल्थ इफ़ेक्ट करती है, और इसका हमारे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे बड़ा प्रभाव है कि हमारी स्थानीय प्रजातियों के साथ ये संघर्ष करती है। इन्वेजिव स्पीशीज़ का ये लक्षण है, केवल अपनी जनसंख्या, एक प्रजाति अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में लगी रहे, बाकी और अन्य प्रजाति जो मिलकर एक समुदाय बनाती हैं उनको ना रहने दे, और एक प्रजाति की जनसंख्या को ये पूरा एरिया को पाट दे। दूसरा चीज़ के देश के अंदरूनी भागों में ये पीली कटीली जहाँ पर भी सरसों की खेती, गेहूं की खेती होती है, वहाँ बहुतायत में है, लेकिन यहाँ नदी के पार्ट में ये इस कदर इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये कुछ समय में ये इस पूरे एरिया को खा जाएगी। और फ्लड एरिया होने के बावजूद इस एरिया में पीली कटीली इतनी बड़ी संख्या में स्थापित हो जाना, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। तो क्योंकि नदियों के किनारों पर भी जो स्थानीय प्रजातियों की विविधता होती है वो तो यहाँ सब खत्म है, लुप्त प्राय है। यमुना जी के किनारे ये क्या किनारे, सारे किनारे ख़त्म है, ऊपर तक, ठीक है, ऊपर तक ख़त्म है। और ये पीली कटीली, ये तो कुंभ नगरी बसी हुई है, नहीं तो ऊपर वाले ग्राउंड में भी यही बसी हुई होती। क्या पता है जब इन्होंने क्लीन किया तो उस समय हो नहीं, भरपूर भरी पड़ी थी, गारंटी है मेरी कि ये भरी पड़ी थी। और पीली कटीली के साथ में एक वो पर्पल कलर का जो फूल दिख रहा है,
इसे आप देख लें। हाँ, ये जो दिख रहे हैं ये है एजीरेटम होस्टोनियनम, ठीक है। तो यहाँ घास दिख रही है, घास के साथ में ये वीड आएगी पर्पल कलर वाली, ये भी इन्वेजिव है, ठीक है, ये भी हमारे देश की नहीं है। इसके अलावा अन्य जो प्रजाति यहाँ पर और उग रही है जिसको हम कहते हैं क्रोजोफोरा रोटलेरी, ये रहा बड़े पत्ते वाले। हाँ, बड़े पत्ते वाला, ये क्रोजोफोरा रोटलेरी है। ये विशेष रूप से जहाँ नदी तट के इलाके हैं, रेतीले इलाके हैं, वहाँ पर ये मिलेगा और ये भी इन्वेजिव वीड है। तो इस इलाके के अंदर ये भी इन्वेजिव वीड है, ये भी भारत की देशज की नहीं है। यहाँ पर ये इन सब चीज़ों को ये खा गए, ये इन्वेजिव प्लांट्स इस रिवर बैंक को। ये एक दूसरी, अब देखिए ये जो हमारा स्थानीय प्रजाति है सोलेनम सुर्राटेंस, हम इसको कहते हैं, ये बट कटिंग, ये बट कटिंग, ठीक है। ये इसका और इसके बीज का उपयोग किया जाता है अंगारे पर रख के मुंह में दांत के कीड़े निकालने के लिए, इसका धुआं लिया जाता है। इसका फल भी और अन्य औषधियों में काम आता है, कांटेदार इसका पूरा प्लांट बॉडी काम में आती है। अब इसको कौन संघर्ष दे रही है, आप देखिए यही दे रही है, ये पीली कटीली, फाइट कर रही है, तो ये हमारी स्थानीय प्रजाति को यहाँ पर हरा रही है, क्योंकि ये सिंगल डबल मिल रहा है, ये लाखों हजार। हाँ, इन्वेजिव वीड का घुसपैठी प्रजाति का यही तो प्रकोप है कि आपकी स्थानीय प्रजातियों को ना जीने दे। दिखा सकते हैं क्या है, इस क्षेत्र में ये नाव से ले जा सकते हैं हम। बट किनारे किनारे का वॉक बेटर है, वॉक बेटर है, हाँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग इन बोट। जैसे अपने को उस पार जाना है, घर की उस पार के लिए तो दिक्कत घर का है। किनारा देखिए, अभी यहाँ पे आगे से नेक्स्ट वहाँ से देख लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा तो उसको ले लेंगे। तो मैं पुलिस कुछ नहीं करेगी हम लोगों के साथ। क्या कह रहे हैं मतलब? मतलब पुलिस डरा मल्हार हो, मैं फूलन देवी तो मल्ला थी, फूलन देवी के तो सारे मल्ला थी नहीं। अरे धौलपुर की हमारी थी, हम जानते हैं ना, मैं धौलपुर जिले का हूँ, राजस्थान में, वहीं की तो थी वो, यूँ करके। इसमें मछली कौन कौन सी है? यहाँ पे मछली है, गेगरा है, गेगरा, गेगरा, इसको बहुत से जगह बेल गेगरा बोलते हैं। और क्या बेल गेगरा बहुत से दूसरे जगह कैसी पे होती है? बड़ी, मतलब ये एक कांटे की मछली होती है, हाँ। खाने में काफी ज्यादा अच्छी आती है, स्वाद है, हाँ, स्वाद सबसे मशहूर मछली है। रोहू तो नहीं है? नहीं, रोहू नहीं, सबसे अच्छा। अच्छी मछली है गेगरा है। उसके बाद आती है परियासी हो गई, फिर चैना हो गया, चैना है, हाँ चैना, यहाँ पे चन्ना, अभी सुबह पंक्टेटस, चन्ना की कई स्पीशीज हैं। नहीं, वो मूछ वाली, हाँ, मूंछ वाली उसको टेंगरा बोलते हैं। टेंगरा बोलते हैं, टेंगरा। उसी में आती है, कैट फिशेज में, यानी वो बॉटम में मिलेंगी, मतलब फ्री पानी में वो नहीं हाँ, तैरेंगी, नीचे, हाँ, नीचे, बॉटम हाँ। में मिलेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन होता है मछलियों का वाटर में, अलग अलग जोन की अलग अलग प्रजाति होती है। और मिलेगा आपको यहाँ पे चिलवा, फुलई, काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। चेलवा है, चिलवा भी है। अच्छा, चेला, उसको चेला भी कहते हैं हमारे, मतलब डिफरेंट नाम है यहाँ पर, ये जो नाम बता रहे हैं। और सरसों पुट्ठी, हाँ, सारी मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं। रोहू कतला, सारे ऐसी कोई मछली जो यहाँ नहीं मिलती। कितनी बड़ी बड़ी हो रही है? यहाँ पे सबसे बड़ी मछली होती है जिसको गोंच बोलते हैं। गोंच, हाँ। कितनी बड़ी आ रही है? लगभग 1 कुंटल के पार भी आ जाती है। क्या बात है, गूंज तो बॉटम नीचे जमीन की है, तले की है? नहीं, आ जाती है जाल में, जैसे ड्रैग नेट लगाना पड़ता है ना उसके लिए, तो खेलते हैं हाँ, उसके लिए। पर खुले में तो वो नहीं तैरती है, वो तो आपको नीचे मिलेगी हाँ, ना। तो वही तैरती है जब दरिया बढ़ते हैं, जब दरिया जब ऊंचा हो जाता है, हाँ, दरिया बढ़ता है तब तो आएगी, कभी कदा का ऐसे भी अपना घूमने। लेकिन अभी नॉर्मल कंडीशन में गूंच इतनी बड़ी थोड़ी ना आ जाएगी। नहीं होंगी, पर नीचे ही होंगी। हाँ, वही। अच्छा, एक मछली वो आई क्या, तिलापिया? यहाँ पे तिलापिया, तिलापिया फोटो दिखाऊं? तो दिखाओगे तो शायद हम चीन जाएंगे। अभी यहाँ पे सुबह चाइना मछली बहुत ज़्यादा अंडा, मतलब वो अपना दे रही थी, तो इस वजह से ऊपर भाग रही है। ये गंदगी में कैसे थी? यही गंदगी में। अभी सुबह यहाँ पे हमारे पास फ़ोन नहीं था, नहीं तो वीडियो बना लेते, आपको दिखा देते। ये वाली, हाँ, ये मछली तो यार इसको कवई बोलते हैं। कबई, कवई ये विदेशी है? नहीं, लोकल मछलियों को बहुत तेजी से खाती है ये सब ज्यादा है। ये सही। अरे हाँ। सुनो, इस समय ज्यादा मिलेगी यहाँ। ये दूसरी मछलियों पे भी अटैक करती है हाँ, और खुद के बच्चों को मुंह में रखती है, छोटे छोटे बच्चों को।
ये कब से आई है, कब से तुम लोग यहाँ काम कर रहे हो, तो तुम्हें कब से दिख रही है? ये मछली को हो गया होगा कम से कम 25 से 30 साल। 25 से 30 साल। तुम्हारी उम्र क्या है? हमारी उम्र हो गई 22 साल। 22 साल, मतलब आपके पिताजी भी इसको देख रहे हैं। इस हाँ। मछली को समझ रहे हो ना? हाँ अच्छे कब से। क्या तू बोलते हो उसको? कबई। कबई। हाँ ये बहुत अच्छा, इसका कांटेदार मछली होती बहुत कांटेदार है, तिलापिया मोजाम्बिका की, बहुत सुपर इन्वेजिव मछली है ये। लेकिन ये स्वाद कैसा है इसका? स्वाद इसका अच्छा रहता है। भाव तीखा है, स्वाद है ना, तीता है, स्वाद है। थोड़ा मतलब कड़वा टाइप का, जैसे नीम का पत्ता नहीं आता है। बिटर है। भाव क्या रहता है बाजार भाव? बाजार भाव इसका तो जैसे लगभग 160 से 150। यहाँ 160-150 है ये। हाँ और कितना वजन की आ रही है? ये ज़्यादा 4-3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। 4-3 किलो की है ये। हाँ ये सब कभी कभी मतलब इससे ज़्यादा नहीं, 1 किलो, आधा किलो। ज्यादातर कितने वजन की है? ज़्यादातर 1 पाव आधा किलो। 1 पाव आधा के, ऐसी बड़ी बड़ी बस। हाँ बस। है ना? लेकिन उन छोटी वाली को तो भाव कितना रहता होगा? बड़ी का भाव तो 100-160 नहीं रहता है, बड़ी का भाव बल्कि ज़्यादा रहता है। अच्छा, और दूसरी मछलियों का भाव क्या रहता है? वो जैसे गेगरा मछली हो गया, उनका भाव रहता है 400 रुपये केजी। घेगरा का? हाँ ठीक और है। सूती- कैसी होती है वो? लंबी? वो नहीं, एक कांटे की मछली होती है। ठीक है, एक कांटे की। और जैसे सूती मछली हो गया, उनका भाव रहता है 1000 से 1200 रुपये केजी। समझ गए। तो ये सबसे सस्ती हुई। हाँ सारे कबरा? नहीं, इससे भी सस्ती है मछली फुलई चलवा, जो कि 20 रुपये किलो है। फुलई चिलवा, पर वो छोटी साइज की तो होती है, वो बड़ी बड़ी तो होती नहीं है। उनमें स्वाद ज़्यादा रहता है, बताते स्वाद हैं तो कि ठीक है, लेकिन साइज वो है। विटामिन ज़्यादा रहते हैं ना उसमें। पकोड़े बना सकते हाँ हैं। पकौड़े काफ़ी ज़्यादा उसके। भात मछली भात के लिए। साइज बड़ी नहीं है, लेकिन उसको स्वाद है। स्वाद है हाँ। इसका स्वाद तीता वैसा क्या बोल रहा था? वो कड़वा रहता है, अच्छा नहीं आता है ज़्यादा। पर आपके यहाँ पे अभी भी 120-160 हो रही है। हाँ हाँ। अच्छा, ये सबसे, अब मैं आपको जो दूसरा बाइट लेना, ये बहुत सही बोल रहे हो, ये है तिलापिया मछली। अच्छा, इसका तिलापिया मछली कहाँ से आई? समुद्र से आई है। ये मोजाम्बिका अफ्रीका की तिलापिया मछली है, जो जैसे ज़मीन पर घुसपैठी प्रजाति मैंने बताया, पीली कटीली, ये पानी की घुसपैठी प्रजाति है, जो हमारे झील तालाबों में, फिर उनके ओवरफ्लो के द्वारा मानसून में हमारी नदियों तक में फैल गई है। देश की कई नदियों में इस मछली ने तबाही मचा करके रख दी है। जैसे महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं गोदावरी, एमपी में हम देख रहे हैं शिप्रा, उस तरह से राजस्थान में भी हम बनास नदी को देख रहे हैं, गुजरात में साबरमती को देख रहे हैं, दक्षिण में हम कावेरी को देख रहे हैं, कृष्णा को देख रहे हैं, और गंगा यमुना में भी। जब ये यमुना में ये रिपोर्ट हो रही है, तो गंगा के प्रवाह और पूरे गंगा के मैदान उत्तर भारत में ये मछली फैल चुकी है, और बड़े बड़े जलाशयों में भी फैल चुकी है। ये भैया, ये जो मछली है, ये घुसपैठी मछली है अफ्रीका की। इसमें इसकी जो बड़ी है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंह में छुपा के रखती है कि उनको कोई ना खा पाए। लेकिन ये क्या है कि पानी की काई कुछ भी खा लेगी, गंदगी। लेकिन वो ना मिला तो दूसरी जो आपकी लोकल मछलियां हैं, जो महंगी महंगी हैं, वो उनके ऊपर अटैक करती है झुंड में, और उनको नोच खाती है। हाँ ये चीज़ तो है। ये है। हाँ पापा लोग बताते हैं, मारने जाते हैं आपके मछली का पूंछ कटा रहता है। हाँ, जैसे दूसरे अन्य मछलियों का इतना निषाद है, और मछलियों का पूंछ कटा रहता है, और आपके पापा बताते हैं कि ये अटैक करती है दूसरी मछलियों पर। टोटल भी हो जाते हैं, पानी के ऊपर चला जाती है। ठीक है। और अगर इनको वो ना मिले दूसरी भी, तो ये बड़ी छोटी को खाने लगती है, स्वजाति भक्षण, लेकिन खा करके मानेगी। और तिलापिया हमारे देश में हमारे मछुआरों की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है, इसे देख लो। क्योंकि इनको भाव नहीं मिल रहा, ना उसका स्वाद अच्छा, जो 400-1200 रुपया किलो की हमारी मछली। और जब इसमें पानी अगर अच्छा रहे, तो इन गंगा यमुना में, इस एरिया में 20-20 किलो की मछलियाँ यहाँ एक सामान्य बात है। 1-1 क्विंटल की मछली बता रहे हैं गूंज, जब मानसून में पानी आता है तो नॉर्मल कंडीशन। और यहाँ कैट फिश की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, चन्ना की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, ठीक है, कार्प फिशेस में जो मुक्त पानी में घूमती हैं। और ये जो है तिलापिया, ये आपके एरिया में ये इनकी बर्बादी का कारण बन रही है, राइट। यस यस।
और उसके कारण, और यही आपके जाल में ज़्यादातर क्या आ रही है, ये आ रही है या दूसरी आ रही नहीं, है? ये तो जाल में बहुत कम ही आती है। आ रही क्यों? आती है पर उतना नहीं। फाड़ देती हैं जाल को? जाल को भी थोड़ा बहुत फाड़ती हैं, लेकिन जाल के हिसाब से रहता है ना, जिस हिसाब से जाल रहता है उस हिसाब हाँ। से मछलियाँ फंसती या है। छोटी- गिल नेट से लेते हैं या किससे, उससे लेते हैं, बारीक जाल से? नहीं नहीं, बारीक जाल से नहीं, कभी उसमें आता है थोड़ा बहुत। हाँ, इसके लिए जाल बनाना पड़ता है, जैसे 2 उंगली जाल हो गया, 3 उंगली जाल हो 2 गया, उंगली 3 उंगली का। उसके हिसाब पर आपके एरिया में और आपके पिताजी भी बता रहे हैं कि दूसरी मछलियों को ये ख़त्म कर रही है। हाँ हाँ, ये बात सच है। ये तिलापिया फिश जो हमारे देश में हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट बन के आ चुकी है। ये बच्चे लोग उसे प्रमाणित कर रहे हैं, यानी ये केवल ये नहीं है कि त्रिवेणी संगम पर ये लोग इसे बता रहे हैं कि यहाँ पर भी है, ये पूरे देश में फैल चुकी है। यहाँ से मेरा घर दूर काफ़ी 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर घर है, वहाँ भी है, वहाँ भी, वहाँ पर भी, तो ये पूरे फैली हुई है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर मछली मारने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, विडंबना ये है कि इन घुसपैठी मछली प्रजातियों के प्रति अभी भी हमारी सरकार का रवैया गंभीर नहीं है, और मछुआरों के साथ जो नुकसान हो रहा है उनकी आजीविका का, बाज़ार भाव का, कैच का, टोटल प्रजातियों का, मछलियों की विविधता का, ये इस कदर ख़त्म हो रहा है कि हमारे मछुआरों की आजीविका पूरी संकट में है। ये बच्चे कुछ टाइम के बाद मछली मारी से ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, तो ये कहीं मजदूरी करेंगे, पत्थर उठाएंगे, मैला उठाएंगे, कोई बेलदारी करेंगे या कुछ और व्यवसाय ढूंढेंगे। इनका जो परंपरागत व्यवसाय है जो मछली मारी का, और हमारी जो मत्स्य विविधता पर, जो हमारे जलाशयों को भी जो मछलियां जिंदा रखती हैं, जलाशय भी ख़त्म होंगे, जो ख़त्म हो ही रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन मछुआरा समुदाय पूरे देश का इस समय पूरा संकट में है, और ये बच्चों से प्रमाणित करें, यहाँ भी तिलापिया मछली का प्रकोप आ चुका है। क्या नाम से दर्ज हो, मछुआरा या कुछ और? नहीं सर, उसमें यही निषाद ही नाम से। निषाद नाम से तो नाम तुम्हारा सरनेम है, सुनील दुबे, तो ये राज निषाद। लेकिन तुम श्रमिक कौन सी कैटेगरी दर्ज हुए हो? मतलब कास्ट में पूछ रहे हैं। कास्ट नहीं, कौन सा श्रमिक? इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कुशल, अकुशल, ऐसा कुछ नहीं। उसमें सारे ऑप्शन आते हैं। अभी यहाँ वेबसाइट का नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे ई श्रम पोर्टल का मैं तुम्हें दिखा देता। सर अभी इतना देखा नहीं है। तुम मछुआरा कैटेगरी में रजिस्टर करो खुद को, ठीक है, अपने में उसमें श्रमिक की कैटेगरी है, ठीक है सर, मैं आपको पास कंस्ट्रक्शन वाला, इस वाला, उस वाला, तो उसमें आपकी एक कैटेगरी आती है कि जब आप रजिस्टर कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, उसमें क्या होता है, पहला अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वो डालो, रजिस्टर करो, फिर वो पासवर्ड भेजता है, वापस से लॉगिन करो, वापस से लॉगिन करो, अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करो, तो फिर उसमें नाम, ये पता, जाति, ये नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसमें आता है रजिस्ट्रेशन वो आपकी श्रमिक की, कि आप कौन सी कैटेगरी में आप श्रमिक हैं, किस ट्रेड के हैं, फिर तो उसमें है फिशरमैन, मछुआरा, हाँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में वेबसाइट है। और फिर आप उसे करिए, एंड हो जाएगा क्लिक, आपका पीडीएफ फाइल आपको ईमेल पर, व्हाट्सएप पर आती है। वो पीडीएफ जो है ये अपना आईडी की तरह, दोनों साइड आप उसको प्रिंट करके लेमिनेट रख सकते हैं, और आपका जो आईडी जनरेट होता है, आप ई श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में मछुआरा की कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआरे को जो मिलने वाली स्कीम है, उसमें नाव, जाल, ट्रेनिंग, गाड़ी, मोटरसाइकिल विद बॉक्स, है ना, तिपहिया वाहन विद बॉक्स, आइस बॉक्स, ऐसे कई चीज़ें होती हैं, आवास, मछुआरा आवास, सब चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मछुआरों को हम दिला रहे हैं, हमारे मछुआरों को, इसीलिए वो संगठन, मैं तो वो पर्यावरण का वैज्ञानिक हूँ, मेरे को वो लोग मिले, तो मैं ये, मेरा काम है, मैंने तुमसे क्या बात करी, तुम्हारे मछुआरे के नाम पे बात नहीं करी, मैंने क्या बात करी, मछली की, वो मेरा विषय है। हाँ सर, आप अपना काम कर रहे हो और हम अपना काम, ठीक, मैंने मछली की बात करी, उससे नदी की हालत क्या हो गई वो मैं वो जानता हूँ। अंकल जो है ये हाल हो चुका है। हाँ, तो बच्चे हैं तो कम बता पाए, हम लोग जो काम करते हैं, हाँ, नाव के काम करते हैं, बालू वाले, हाँ, मछली तो मारो बात, ये तो खाने के है, हाँ, जो धंधा हमारा लोग के है, मेन धंधा, हाँ, नाव से बालू निकालते हैं। हाँ, आप अगर निषाद को पक्ष में हो अगर, तो बात के समझिए, हम लोग बालू का काम करते हैं, 2 बजे 3 बजे रात जाते हैं, रात में, हाँ, हाँ, ठंडी हो गर्मी हो, हाँ, सब तरीके मुसीबत झेलते हैं हम लोग, हाँ, झेलते हैं। प्रशासन जो है हमारे की नाव से बालू निकालने नहीं देती है।
लेकिन मछली आपकी सब ख़त्म हो रही हैं, तो आप उनसे मछली पकड़ना बेचना करना, तो आपकी मछलियों पर असर क्या हो रहा है नदियों में? नदियों में क्या हो रहा है, हाँ। अगर मछली 2 साल 4 साल नहीं मारोगे तो एक समय में गोड़ रखोगे तो आपको मच्छी खुद ही खाई जाएगी। नहीं, आपको खुद ही खाई जाएगी। यहाँ मछुआरों की मछली मारी से आजीविका चल रही है क्या? यहाँ जो प्रयागराज जहाँ तक लगता है उसे छोड़िए, बाकी का बाकी तो मारते हैं खाते हैं। चल रहा है बढ़िया, मछलियाँ अच्छी आ रही हैं उनमें। हाँ, मतलब उस हिसाब से मछली आप मार पा रहे हो जैसे पहले हमारे आजा बाबा या मारते नहीं, थे? साइज, नहीं। भाव वही है आपको पूछना चाहते हैं। नहीं ना, वही वो सब बताना चेंज हो चाहते गया है। ज्यादा जो कबई मछली होती है उनको कबई मछली यहाँ कबई की मछली चाइना ज्यादा मिलता है। यह वही चीज जो अभी सर शरार आप मछली बताए रोहू, थे वही भाकुर, चीज है। बड़ी मच्छी नहीं मिलती है। ठीक है, गुड, मेरे को इस पे वो करना। ठीक है सर, हम आप बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन पब्लिक मान ही नहीं रही, सोच रही रोकने के लिए आज पब्लिक बहुत है, लेकिन आज नहीं, आज कुछ नहीं है। अब फिर भी मतलब रोज की अपेक्षा ज़्यादा है। बहुत भीड़ आई थी यहाँ। सब माई गंगा कृपा थी, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, सब नहीं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पुलिस वाले और सफाई कर्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने देखा है। सैल्यूट कर रहा हूँ यहाँ, पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मचारी, बाकी तो सब भोग करने आए हैं। थोड़ा आप लोग कॉपरेट करिए, ये पकड़ लीजिए जी जी जी। और वीआईपी घाट चले जाइए। हमें एक्चुअली ये नाले के फ्लोज को नदी में गिरते हुए देखना है। अच्छा, आप समझ नहीं रहे हम क्यों आए। सर हम लोग तो ये यमुना जी के पार्ट में है और आगे जाके वो गंगा यमुना का संगम है। बिल्कुल। तो इस दोनों किनारों को आप कैसे समझाएंगे, क्या क्या? देखिए, ये वो एरिया आ गया जहाँ पर यमुना जी अपना अस्तित्व गंगा में मिला देती हैं। ठीक है, त्रिवेणी संगम। अब मज़े की बात आप ये देखिए, यमुना जी पूरे जिनकी सहायक नदियाँ हैं, चंबल जो मेरे मध्य प्रदेश और राजस्थान से आती है, चंबल की सहायक नदियाँ हैं। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो बनास है, बनास की सहायक हैं बेड़च, आहर, गंभीरी, ये सारी नदियां बनास की सहायक हैं। बनास चंबल में मिलती है। ऐसी बहुत सारी नदियां चंबल में मिलती हैं, चंबल यमुना में मिलती है, यमुना में अन्य नदियां भी मिलती हैं। लेकिन उसके बाद जब यमुना अपना अंतिम सफ़र गंगा जी में समर्पित पूरा कर रही है, उस टाइम यमुना का पार्ट कितना है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ जहाँ यमुना अंतिम में गंगा जी पर मिल रही है, वहाँ पानी का वॉल्यूम ये है, और वो भी तब जब क्षेत्र में पानी का लेवल बढ़ाने के लिए टेहरी डैम और आगे से पानी छोड़े जाते हैं, गंगा जी में पानी आ सके तब। तो ये यमुना जी का पार्ट। और अभी कौन सा महीना चल रहा है आपका, फरवरी। तो सितंबर के महीने तक में मानसून पूरा सक्रिय रहने के बाद में, उसके बाद जब ये मानसून पूरा सक्रिय रहता है तो ये पार्ट, ये पीछे जो ब्रिज की चौड़ाई देख रहे हैं, ये नदी का पार्ट है। 2.5 किलोमीटर है। ये उसके प्रवाह क्षेत्र है, पूरा फ्लो रीजन है जिसमें नदी बहती है। ये पूरी नदी का पार्ट है, प्रवाह क्षेत्र है, जिसके अंदर स्थिति ये हो गई कि मेला बस रहा है पूरा का पूरा, जो जगह होनी नहीं चाहिए थी उपलब्ध मेला बसाने के लिए, कहीं बाहर ज़मीन पर होता और यहाँ नदी बह रही होती। तो ये स्थिति फरवरी के महीने में, सितंबर के मानसून और मानसून के बाद भी नदियों में पानी, उनके हेड वाटर जोन में जो दूसरी नदियाँ हैं ऊपर से वो आता रहता है, तो उनमें कितना पानी आ रहा है, जो यमुना जी का फ्लो इतना सा रह गया। ये बड़ी भयावह स्थिति है, भयावह स्थिति। नदी समाप्त प्राय हो गई है। इस क्षेत्र में ये रेगिस्तानी मिट्टी जैसी मिट्टी हो रही है, जलोढ़ मिट्टी, जिस पर घुसपैठी पादप प्रजातियां आई हुई हैं। इस नदी में पानी, बचे कुचे पानी में घुसपैठी तिलापिया मछली आ गई है। यहाँ का पूरा नदी किनारे का वेजिटेशन और वो जो होना चाहिए वो सब समाप्त हो चुका है मानवीय क्रियाकलाप से। सबसे बड़ी बात, नदी ख़त्म हो गई। इस नदी को कौन बचाएगा? अब आप ये देखना कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज का पार्ट कितना है, ये यही सोच के बनाया गया है कि नदी इतनी चौड़ी है। हाँ, नदी इतनी चौड़ी है, उसका फ्लो रीजन ये है। अब ये सिर्फ 2 महीने का खेल रह गया, यानी कि
खेल रह गया और बाकी का खेल जो रहना है वो केवल एक पतली धारा के रूप में रहना है। अभी भी वही है ना, क्योंकि अभी अब जो जब तक आप डैम से पानी छोड़ रहे तब तक तो यहाँ आ रहा है, उसके बाद क्या होने वाला? अभी ये यमुना जी का पानी अभी 1 महीने के अंदर अंदर और आधा रह जाएगा। ये वो स्थिति है जहां यमुना जी एंड हो रही है गंगा जी में, बहुत सारा पानी वहां यमुना का पानी, कितना पानी अपनी सहायक नदियों से उनमें आ रहा है, लेकिन आज उसकी स्थिति यहाँ पर क्या है, ये बड़ी भयावह हालत है और ये हालात ठीक नहीं है। नदी ख़त्म हो चुकी है। जब तक हम इनके कैचमेंट एरिया में इनकी सहायक नदियों तक को नहीं बचाएंगे, ये मैदान और बड़ा बन जाएगा, खूब बड़े बड़े फिर यहाँ पर शहर का भी विस्तार हो जाएगा और ये नदी कुछ नहीं एक नाला बन करके रह जाएंगी। जैसे दिल्ली में यमुना की जो हालत हो रही है, बता रहे हैं ना 2.5 किलोमीटर है सर ये पार्ट, 2.5 किलोमीटर का ब्रिज यानी नदी का पार्ट कितना होता है? चलिए मानसून के 2 महीने रहता है, लेकिन बाकी के टाइम पर इनमें इतना पानी का वॉल्यूम इनकी सहायक नदियों से क्या इतना ही बचा कि यमुना जी इतनी चौड़ी रह गई गंगा जी में मिलने से पहले? हाँ? तो ये स्थिति भयावह है और हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। वैसे ही जैसे हमारा कोई अपना रिश्तेदार वेंटिलेटर पर हो और उसको बचाने के लिए हम भरसक प्रयास करना हमारे लिए ज़रूरी हो। अच्छा सर, एक बात बताइए, सरकार के द्वारा एक आयोजन होने वाला था, एक डेवलपमेंट होने वाला था कि नदियों से नदियों को जोड़ने का, हाँ, तो उससे रिवर लिंकिंग, उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? देखिए जो अभी आप बोल रहे थे, बात यह है कि रिवर इंटरलिंकिंग के कई लोग उसके पक्ष में हैं, कई उसके विपक्ष में हैं। आपका क्या राय है? दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करके देखें तो रिवर इंटरलिंकिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, वही चीज़ चिंताजनक है, क्योंकि वो अच्छा तो होगा नहीं। 90% उसके नकारात्मक प्रभाव होंगे, 90%, 10% सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे कि आप नहीं, आपके शहरों के लिए पानी मिल जाएगा, अर्बन एरियाज़ के लिए पानी मिल जाएगा, आपके क्रूज़ को चलाने के लिए आपको रास्ते मिल जाएंगे और नदियों में भी आपके पर्यटन के व्यवसाय को चलाने के लिए आपको और मौका मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा रिवर इंटरलिंकिंग का जानते हैं, अभी भी जो नदियाँ प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़ी हैं, अभी मछुआरे ने अभी नदी पर बोला तिलापिया मछली उनके स्थानीय मछलियों को खा चुकी है। तो जो घुसपैठी प्रजातियां हैं उनका, जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं कि राजस्थान में थार क्षेत्र में राजस्थान कैनाल जो इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से बनाई गई, उसके साथ में कितना अन्य प्रजातियां, घुसपैठी प्रजातियां आज वहां के पानी में आ चुकी हैं। रिवर इंटरलिंकिंग कोई पारिस्थितिकी सम्मत निर्णय नहीं है, इकोलॉजिकली जस्टिफाइड वो कोई निर्णय नहीं है, लेकिन वो जो निर्णय है वो केवल मानव के हित में लिया गया निर्णय है। नदियां अपने से लिंक्ड हैं, ज्योग्राफिकली वो उनके प्रवाह क्षेत्र आपस में बटे हुए हैं। गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, चंबल बेसिन, कावेरी बेसिन, गंडक बेसिन, कृष्णा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये कोसी बेसिन, ये रिवर बेसिन क्या होता है? उनके अपने ज्योग्राफिकल एरिया से उनकी धाराएं, सहायक नदियां सब मिलती हैं, वे बहती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के समुद्री क्षेत्रों में वो जाती हैं, जिसको रिवर माउथ कहते हैं, वो अपने अपने समुद्र में अंततः जाके गिरती हैं। तो ये रिवर बेसिन आपस में अपने आप में है, तो उन रिवर बेसिन को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ये इसका मतलब है आप उनको ज्योग्राफिकल, उनका जो कनेक्टिविटी है आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अंततः जो परिणाम होंगे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे, विनाशात्मक परिणाम होंगे। वर्तमान में तो हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, पानी की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर कहाँ करेंगे? मुझे ये बताएं, आपके रिवर इंटरलिंकिंग से आप कितनी नदियों में पानी का, अरे पानी का स्तर उनके कैचमेंट में जोन में आएगा ना, रेनफॉल से आएगा ना भाई। जब आपका रेनफॉल पैटर्न ही आपके क्लाइमेट चेंज के कारण सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो आपकी नदियों में पानी आएगा कहाँ से? हाँ, इंटरलिंकिंग करेंगे किस चीज़? ये पोटेंशियल है कि जिन नदियों में बचा खुचा पानी है और उनसे जिन नदियों में बचा खुचा भी नहीं रहा, उसमें आप उसको चैनलाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो केवल वो चीज़ है, अन्यथा ये सिर्फ मानव के हित में लिया गया निर्णय है और तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। वो अपने आप में इंटरलिंक्ड है ना भाई। आज जो राजस्थान तक से नदी निकल कर के कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से और सहायक नदियां मिलकर के चंबल में, यमुना में, गंगा में मिलकर के और आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये हमने थोड़ी बनाया है लिंक। ये रिवर इंटरलिंकिंग हमने नहीं बनाई, ज्योग्राफिकल नेचुरल है, ठीक है। लेकिन अब हम कौन सी रिवर को इंटरलिंक करना चाहते हैं? जैसे आपके केन बेतवा, ठीक है,
तो केन बेतवा में हम पानी को क्यों चैनलाइज, जबकि उसका प्रभाव क्या है, आपका पेंच टाइगर रिजर्व जो है, जो वहाँ का है, वो मध्य प्रदेश का फ्लड होएगा। लेकिन हम लोग वो निर्णय लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, तो वो हास्यास्पद स्थिति है। सर हम लोग आज प्रयागराज में हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आपका सोचना आम पब्लिक से तो बिल्कुल डिफरेंट होता ही है, लेकिन आपकी सोच, आपकी रिसर्च, आपकी जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके बारे में आप चिंतन करते हैं, वो जन जन तक कैसे जाएं? क्योंकि रिसर्च करने के बाद वो दब के रख जाती है, फिर उसका क्या बेनिफिट मिलेगा पब्लिक को, जिसके लिए आप डेडिकेटेड हैं। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ा होता है साधन जो होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो है शिक्षा। जैसे हमारी दादी नानी की शिक्षा, हमारी मम्मी, हमारी बुआ, हमारी बहन, उनके द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, और जो हमारा परंपरागत ज्ञान है वो ऐसे जाता है। और जब उस ज्ञान को नहीं ले पाते तो आगे वो शिक्षा नहीं बढ़ पाती। नदियों को लेकर के जो शिक्षा है, अभी भी ये विडंबना है कि मैंने आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले जो मैंने पढ़ा किताबों में, आज भी वही रटा रटाया सिलेबस चल रहा है, जिसमें नदियों को लेकर के कोई शिक्षा नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, कोई उनमें विषय नहीं है कि नदियों का आकार, प्रवाह, उनकी पारिस्थितिकीय सेवाएं क्या होती हैं, उनकी महत्व क्या होता है। धार्मिक आधार पर नदियों को माता का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन पारिस्थितिकीय आधार पर उनको पालनहार, हमारी जीवन रेखा का दर्जा नहीं दिया जाता, जबकि उनके आधार, उनकी बदौलत ही हमारा जीवन निर्भर है। तो सबसे बड़ा तरीका है शिक्षा देना। ये शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, मतलब स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक, और रिसर्च में भी अभी बहुत नए नए विषयों में बड़ी बड़ी शोध और वो सब, उसका क्रेज़ बढ़ रहा है। लेकिन जो मूलभूत विषय हैं नदी, उनको लेकर के भी जो शोध होने चाहिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेजों में और स्कूलों के पाठ्यक्रम में। नदियां देश में भरी पड़ी हुई हैं और उन्हीं राज्यों के पाठ्यक्रम में उन नदियों के बारे में कोई पाठ नहीं है। तो ये मेरा ये सोचना है, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ और मैंने मेरे विद्यार्थी भी शिक्षित करके ही और पारिस्थितिकीविद बनाए हैं। शिक्षा सबसे बड़ा साधन है, और आम समाज कोई सब्जेक्ट पढ़ के शिक्षित हुआ हो, नदियों के प्रति शिक्षा, ये शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक किसी भी रूप में हो, यानी उस चीज़ के बारे में आपकी समझ बढ़ जाए, लिख के पास होने की नहीं करा, समझ बन जाए और उसके अनुसार आप आचरण करने लगे, वो शिक्षा। तो ये सबसे बड़ा तरीका है और सबसे बड़ा साधन है और सबसे आसान तरीका है, बस इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर सुनील दुबे हैं, पारिस्थितिकीविद हैं, इकोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं। आप हमारे साथ बता रहे हैं निरंतर कुंभ में हम लोग साथ में एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और चर्चाएं भी रोज़ करते हैं। अभी इतनी सारी रिसर्च दुनिया के अंदर हुई हैं, विश्वविद्यालयों में, तमाम रिसर्च सेंटर्स में तमाम स्कॉलर्स रहे हैं, एनवायरनमेंट को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के, तमाम नदियों को लेकर के, तो वो इतना संवेदनहीन कैसे बनता चला गया ये विषय? ये बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, सेंसिटिव, सेंसलेस कैसे हो गया, इतना नॉन, मतलब हम लोग इतना उसके प्रति चिंतित क्यों नहीं हुए और इतना उस पर हम कैसे आगे चले गए जो पीछे नहीं आ सकते? नदियों की स्थिति इतनी विडंबना में कैसे चली गई? देखिए, एक कहते हैं कि ग्रास रूट्स लेवल का कार्य, यानी मूलभूत आधार स्तर का जो शोध है हमारे देश में, वो कब का समाप्त प्राय हो गया है। अभी शोध किस पर केंद्रित है कि जिससे आपको अच्छी बड़े पद वाली नौकरी मिल जाए, किसी लेबोरेटरी में आपको बड़े साइंटिस्ट का पद मिल जाए, या कोई मोटी तनख्वाह का आपको पद मिल जाए, या आप करोड़ों के लाखों के और भी प्रोजेक्ट ला पाएँ, ठीक है, और उनसे आप अपना गाड़ी घोड़ा मकान बनाएं, ज्ञानी बन के आप शोध पत्र छापते रहें। लेकिन वो शोध पत्र आम जन के समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो आज स्तर हुआ है कि इतना सारा नदियों के ऊपर शोध होने के बावजूद ये नदियों के प्रति संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि वो शोध आम जन के लिए नहीं है। आम जन उसे ना तो पढ़ सकता है, ना आपके शोध में क्या परिणाम आए ना उनको जान सकता है, ना उनको समझ सकता है, ना उसमें उसकी भागीदारी है।
ना उसके परंपरागत ज्ञान का कोई सम्मान है, ना उसे समझने की कोई चेष्टा है। तो इसलिए जो भी शोध हो, यदि जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, विशेष रूप से जंगल, नदी, पहाड़, ये जो प्राकृतिक तंत्र हैं, इनसे जुड़े शोध के अंदर बहुत आधारभूत स्तर पर काम करने की ज़रूरत होती है और वो उसको उतना सम्मान भी दिया जाना चाहिए। उस शोध का महत्व समझना चाहिए, ना कि बस ये कि आप बहुत सारा साइंटिफिक काम करके कोई अच्छे साइंटिस्ट की नौकरी पा लें। ये नौकरी पाने के लिए किया गया शोध इसीलिए किसी काम का नहीं रहता। प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिविटी से ही आम जन के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी हो पाएगी, अन्यथा वो सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी अनुसंधान पत्रिकाओं में छपा हुआ रह जाएगा। इवन आप एक चीज़ समझिए, मज़े की बात यह है कि ऐसे हज़ारों शोध हो गए, लेकिन हमारी राजशाही और नौकरशाही उसे कहाँ समझती है, लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी उसको कहाँ समझती है। बड़े बड़े शोध रिपोर्ट सब है नदियों को लेकर के, कूड़ेदान में पटके हुए हैं। आखिरकार करना तो वही होता है जो उनके मन को भाए। नदियों को जोड़ना है, हमें अच्छा लग रहा है जोड़ना, हम जोड़ देंगे। नदियों को ये करना है, हमें ये अच्छा लग रहा है, ये कर देंगे। नदियों का कंक्रीटाइजेशन कर दिया, रिवर बैंक डेवलपमेंट, कंक्रीटाइजेशन। नेचर में नदी के तट का कंक्रीटाइजेशन हुआ है क्या? सीमेंट कंक्रीट से पक्का करना, लेकिन हमें अच्छा पर्यटन बढ़ेगा। खुले नदी तट पर पर्यटन नहीं बढ़ सकता क्या? हम उसको कहते हैं ब्यूटी पार्लर। हाँ, ब्यूटी पार्लर, कृत्रिम निर्माण। आप नदियों के किनारों को पूरा कंक्रीटाइज कर दो, पक्का कर दो। सबसे पहला प्रश्न है, मैं एक पारिस्थितिकीविद हूँ, मैं आपसे पहला प्रश्न ये करता हूँ, इस नदी में मगरमच्छ, कछुए, शंख सीपी, मगरमच्छ कछुए अपने अंडे देने के लिए रेत पर आएंगे, वो अब कहाँ देंगे अंडे? उनका जीवन कैसे बचेगा? नदी तट पर जो छोटी बड़ी वनस्पतियाँ, घासें, ये सब खड़ी रहती हैं, उनमें छोटी छोटी मछलियाँ, शंख सीपी, वो सब चलते हैं। गहरे पानी में शंख सीपी ज़्यादा नहीं रहते, उथले पानी में रहते हैं, वो कहाँ से जिएंगे? तो कंक्रीटाइजेशन करके आप क्या कर रहे हैं? एक खड़ा नाला बना रहे हैं जिसमें गहराई में आप मशीन से साफ़ किया हुआ पानी बहेगा। उस पानी में बड़ी मछली, छोटी मछली, किनारे वाली, गहरे पानी वाली, बीच पानी वाली, सरफेस पे तैरने वाली, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग प्रजाति की, अलग अलग प्रकार के शंख, सीपी, घोंगे, झींगे, ये सब जो हैं, और पादप प्लवक, जंतु प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो होते हैं, एल्गी, बहुत सारी शैवाल, हरित शैवाल जो फ्रेश वाटर में रहती है, वही फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करके पानी में ऑक्सीजन उपलब्ध, घुलित ऑक्सीजन करवाती है, वो कहाँ बचेगा? हाँ, बस आपका ये है कि वहाँ पर आर्टिफिशियल आपका कृत्रिम गार्डन है, कंक्रीटाइज्ड आपका एक नाला बन गया है, वो नदी तो रही नहीं। क्योंकि नदी का रूप तो ये होता है कच्चा तट और प्राकृतिक वनस्पति, वेजिटेशन होता है। तो आप रिवर फ्रंट का मतलब क्या है कि आपने नदी के साथ में भी, जैसे हम दो सरहदों, दो देशों की सरहद पे जब लड़ाई होती है तो कहते हैं ना फ्रंट पे जा रहा है। हाँ। तो ये हो गया कि फ्रंट पर जा रहा है, तो आप नदी पर लड़ने के लिए जा रहे हैं। रिवर फ्रंट नहीं जा रहे हैं, फ्रंट पे जा रहे हैं। रिवर फ्रंट आप नदी को मारने जा रहे हैं, कोई युद्ध चल रहा है, नदी को नष्ट करने का एक वो चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा करता है। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर कंक्रीटाइजेशन करना, ये तो अब ये कौन से शोध का किसकी समझ है, ये कहना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। इसका स्टेम भी हॉलो है। हाँ, पोला, ताकि पानी के ऊपर फ्लोट भी कर सके। होके उतर जाते हैं। नहीं, चलो इस तरह से सीवेज वाटर में से अपन को निकलना, ये नाला है, वो तो सब सीवेज ही जा रहे हैं। नर्मदे आ रहे हैं। नहीं, वो आगे तो जूते उतारना पड़ेगा, चलेगा। उतार देंगे, वो लंबा पड़ेगा प्रोसेस। साथ ही ये सीवेज का पानी है जो कि पूरे शहर का पानी यहाँ से आता है,
ये नैनी साइड से आता है। और ये जमुना जी में आकर यहाँ पर मिलता है। तो हम आपको यही दिखाने लाए थे। और वो वहाँ से जो टावर दिख रहा है वहाँ से ये पानी आ रहा है पूरे शहर का। ये देखिए ये जमुना जी में जाकर मिल रहा है। अरे ये नाला है, नाला शहर का है। नाले के भी पैर पड़ रहे हैं। मैंने देखा आपको मांगे तो अगर वैसे हड़काओ पर इतना सा क्रॉस। देखिए साथियों, ये नदियों में जो हम नारियल फेंकते हैं तो ये नाव वाले उनको इकट्ठा करके फिर यहाँ पर इनको सुखाते हैं और फिर यही नारियल हमें वापस देखने को मिलता है। तो ये आज कुंभ के एक अलग ही दर्शन हम आपको करवा रहे हैं कि कुंभ के पीछे जो पीछे की दुनिया है जहाँ से कुंभ चलता है उस कुंभ के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। और अब हम यहाँ सड़क पर आ गए हैं क्योंकि यहाँ से संगम घाट प्रारंभ हो जाता है और आगे जाने का रास्ता नहीं था, गंदगी वाला पानी था। तो आगे का रास्ता फिर हम सड़क से जा रहे हैं। तो चलिए सड़क पर भीड़ बहुत है, कुंभ एरिया में बहुत भीड़ है। देखिए अभी हम जहाँ थे कितनी शांति थी और जैसे ही हम यहाँ पर आए भीड़ बढ़ गई। तो साथियों अब हम ये कुंभ के एरिया में आ गए हैं, संकट मोचन अपर मार्ग। और भीड़ देखिए आज ये पूरा तो साथियों ये देखिए ये आने जाने वालों ने ये प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पर फेंकी हुई। ये पूरा मैदान प्लास्टिक की बोतलों से भरा हुआ है और ऐसे हमारे आपके जैसे लोग नदियों को गंदा करके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी जीवन रेखा है। आज लोगों के जान में जान आई। तो मुझे परस ले आए। तो ये साथी ये नाव घाट है क्या? ये नाव घाट है। वो डस्ट हो जाएगा। साथियों ये है नाव घाट और यहीं से होकर संगम जाने का रास्ता है। नाव से संगम जाया जाता है। तो साथियों ये देखिए ये गाड़ी के ऊपर ये एक टेंट लगा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, कमरा टाइप भी सो भी सकते हैं उसमें पीछे। टेंट ये टूरिस्ट टाइप के लोग होंगे। बहुत अच्छा है। हाँ हेलो
आज हमारा कुंभ में ये चौथा दिन है और चौथे दिन में भी देखिए कितने लोग यहाँ पर दूर दूर से आकर बने हुए हैं सिर्फ स्नान करने के लिए। और रात में यहाँ पर यहीं पर आरती होती है प्रतिदिन। आज ये शाम का 4 बज रहा है और ये देखिए ये भीड़ देखिए। ये भारी भीड़, ये देखिए बैरिकेटिंग कूद कूद के लोग जा रहे हैं, भगदड़ मचेगी। पिछली बार भी इसी तरह भगदड़ मची थी। मारो 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 मारो। और ये देखिए पिछली बार भी इसी तरह भगदड़ मची थी और फिर लोग मरे थे और वही काम दोहराया जा रहा है। और ये भीड़ देखिए साथियों कितनी भीड़ है आज, क्योंकि अब मात्र 6 दिन बचे हैं। हेलो हेलो किसको बोलता किसको बोलता ऐसा मशरूम कट का स्वामी जी तू मशरूम कट मशरूम कट क्या नाम है तेरा? मशरूम कट हमने कुछ नहीं करा कितना लगा मशरूम कट के स्वामी जी तू मशरूम कट का स्वामी नमक और डाल दो थोड़ा सा आगे। नमक और डाल दो थोड़ा सा। हमें पता था कि आप बोलोगे, इसलिए हम मंत्र चेंज कर दिए। किसी को काफी
करने नहीं ना बाकी है। तो बोल रहा अभी हम पैदल घूमा जाएगा तो सौ का है हमारे पास है ये अपने से देना। हाँ एक अरे वो रस्सी तो कटे तो कटोरी पे दियो आपको चाय मिल गई? तो साथियों ये वही घाट है परमार्थ ट्रस्ट के द्वारा स्वामी चिन्मयानंद ऋषिकेश जी के उनके माध्यम से यहाँ प्रतिदिन आरती होती है। और ये प्रमुख घाट संगम घाट है। संगम घाट के बिल्कुल जस्ट सामने उनका ये पंडाल है परमार्थ आश्रम का इधर। और ये पक्के घाट में सीढ़ियों में आरती का आयोजन होता है। जय हे मारुत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे वंदे हरा और विश्व में न जाने कितने विश्वविद्यालय और कई अद्भुत काम किए इस अन्नामलाई परिवार ने। हम सभी कमल के यहाँ आ जाए शीरवान वाली दरवाए वाली तुम्हारे देखिए ये बहुत अच्छा विचार है और बहुत अच्छा प्रयास है और ये अनुकरणीय प्रयास है। सबको ऐसे प्रयास करने की ज़रूरत है। अभी जो स्थिति हम यहाँ के क्षेत्र की देख रहे हैं, अभी हम लोग इस लायक ये हमारे लिए स्थिति है कि हम अभी भी यहाँ प्रयागराज संगम में कुंभ का स्नान कर पाए हैं। हालांकि यहाँ संगम पर ही नदियों की स्थिति मृत प्राय हो चुकी है, तो वो हमें समझना चाहिए कि हम अगले कुंभ तक भी इसे कैसे और बचा सकें और अगले कुंभ तक इससे बेहतर स्थिति हम कैसे बना दें। लोग प्रयागराज महाकुंभ में और आप पूरे नर्मदा मैया की परिक्रमा करके आए हैं। कपिल जी भैया है सिवनी से। आपने नर्मदा जी में क्या देखा? क्या आपको लगा कि वहाँ और क्या होना चाहिए, या फिर वहाँ किस तरह का पानी का फ्लो है, किस तरह नर्मदा जी पानी दे पा रही हैं, किस तरह पोल्यूशन है या नहीं है? वैसे नदियों की स्थिति तो अच्छी नहीं है पूरे देश और दुनिया के अंदर। नर्मदा जी के बारे में आप क्या कहें? मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा था अपने परिवार के साथ, तो मैं
सिर्फ गंगा जी में स्नान करने आया था, लेकिन जब आप लोगों का ये बैनर देखा कि नदियाँ हमारी जीवन रेखा, और आप लोगों से जब मेरी चर्चा हुई तो मेरा भी मन हुआ कि मैं 3, 4, 5 दिन जितने भी दिन मेरे पास हो मैं यहाँ रुकूँ, और सही में लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। नर्मदा, माँ नर्मदा में बहुत पानी है, बहुत जल है, जल के स्रोत भी बहुत है, और सबसे ज़्यादा नदियाँ माँ नर्मदा में ही मिली हैं हुई हैं। सबसे ज़्यादा संगम माँ नर्मदा के पास ही हैं, लेकिन बड़े बड़े बांध बनाकर उनके पानी को समाप्त करने का जो प्रयास हमारी सरकारों के द्वारा जो हो रहा है, उसके जो प्राकृतिक स्वरूप को बर्बाद करने का जो प्रयास हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे या जिस भी नाम पे, तो आज ये धार्मिक मेला हम यहाँ पर देख रहे हैं, शायद कल हमको देखने को ना मिले, क्योंकि आज भी जैसे हमने जब पता किया इधर उधर से, तो बांधों का पानी छोड़कर यहाँ पे हमें गंगा स्नान कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति हर नदियों की है, जहाँ जहाँ नदियों में मेले लगते हैं, हर नदियों में यही स्थिति है, और उस स्थिति को रोकने के लिए, बचाने के लिए ये आप लोगों का, हम लोगों का जो प्रयास है वो सार्थक होगा, ऐसा हमारा मानना है। नर्मदे हर। आपने नर्मदा जी की पूरे विषय में बात की और आपका अनुभव बहुत अच्छा है। आप भी सोचते हैं कि हम सबको मिलकर के एक साथ आकर काम करना चाहिए, वही कर भी रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। आप सिवनी से हैं और आपने, सिवनी मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और उसके पास में ही नर्मदा जी निकलती हैं। तो महाकुंभ से हम मिलकर के आगाज़ कर रहे हैं, लोगों को एक बार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे। हाँ, हमारे साथ में विनीत हैं जो बेंगलुरु कर्नाटक से आए हैं और 16 दिन तक साइकिल चला कर के वो यहाँ प्रयागराज कुंभ में आए हैं। और बड़े मज़े की बात ये है कि ये लगातार रास्ते में रुकते हुए और अपने टेंट में रुकते हुए और यहाँ तक पहुँचे, और आते ही ये यहाँ पहले ही दिन कुछ ही घंटों में यहाँ संगम क्षेत्र में आ गए, नदियों में, अपनी नदी में कुंभ में स्नान करने के लिए। तो हम बात करेंगे कि विनीत को किसने ऐसा मोटिवेट किया, किसने प्रोत्साहित किया, क्या कारण था। विनीत, पहले तो आपका यहाँ पर स्वागत है। थैंक यू। और उसके बाद में थोड़ा सा बताएं कि आपको साइकिल चला के यहाँ आने के लिए नेचर फ्रेंडली कैसे, आपको किसने प्रोत्साहित किया और आपका उद्देश्य क्या था यहाँ साइकिल से आने का? एक ही उद्देश्य है, हमारा नदी हमारा देवता को समान है। नदी नहीं है तो हम नहीं है, परिसर नहीं है तो हम नहीं है, क्योंकि चारा लोग परिसर और नदी को कैसा क्या बोलता वो मालिन कर रहा है जी। क्योंकि सभी लोग बाइक में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, उसको क्या क्या ट्रांसपोर्ट मोड आवश्यकता है उसमें आ रहे हैं। साइकिलिंग इज़ ए नेचर फ्रेंडली, बहुत बढ़िया। नेचर फ्रेंडली। वी डोंट वांट टू पोल्यूट एनीथिंग लाइक नेचर, एंड नेचर पोल्यूशन नहीं होता साइकिलिंग में। बहुत बढ़िया। हमारा भी फिट होता। अच्छा। वो साइकिलिंग आने को मेरे को पानी मेन इम्पोर्टेंट है जी। पानी किधर से आता? नदियों से आता। नदी नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो हम लोग नहीं है जी। एक संदेश में वो नदी को कितना इम्पोर्टेंस है वो सभी लोग को बताता ना, क्योंकि तुम्हारा पास कितना उतना पोल्यूशन कम करो जी। पूरा कम करे को नहीं होता, क्योंकि उतना में एडिक्ट हो गया, पूरा लोग एडिक्ट हो गया, उतना पोल्यूशन करके 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 एडिक्ट हो गया। तुम लोग का कितना होता उतना पोल्यूट कम करो। बहुत बढ़िया। नदी को संरक्षण करो। बहुत बढ़िया। नदी नहीं है तो हम लोग नहीं है, परिसर नहीं है तो हम लोग नहीं है। ये एक बात इधर लखनऊ तो जीवन सुरक्षित होता। बहुत बढ़िया। Thank you। विनीत ने बहुत अच्छा संदेश दिया। साथियों, अब हम जा रहे हैं अपने पंडाल पर और ये मैसेज को जनरेट कर रहे हैं कुंभ में आए हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कि नदियाँ हमारी जीवन रेखा। और देखिए, जीवन में 3 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। एक साफ पानी, एक साफ भोजन और एक शुद्ध हवा। और ये अगर तीनों चीज़ नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। क्योंकि कुंभ का मेला लगा हुआ है, नदियों पर लगता है
और इसी संदेश को लेकर हम पिछले 4 दिन से यहाँ प्रयागराज में हैं कि अगर साफ जल नहीं होगा तो फिर हम आगे क्या करेंगे, ये मेले कहाँ लगेंगे, कुंभ का मेला कैसे लगेगा, हम लोग डुबकी कैसे लगाएंगे। और इसी संदेश को हम आज यहाँ पर लेकर इन मार्गों पर, मेले के मार्गों पर निकले हैं। और आज अभी लगभग 8:30 बज रहा है और फिर हम अपने पंडाल पर जा रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे इसी जगह पर, प्रयागराज पर, महाकुंभ पर, एक नई दिशा को लेकर, एक नए दिन को लेकर। नर्मदे हर, गंगे हर, हर हर महादेव।